नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारे हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं रिवाइज और आपने देखा कि हमने काफी सारी चीजें इसमें पढ़ ली हैं, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर समझ ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर जाना कि पद परिचय होता क्या है, पद परिचय किसे कहते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब भी कोई शब्द किसी भी वाक्य में लिखा जाता है तो वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाता है और उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द जो है पद कहलाता है। और उसका पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना, यानी कि उसका पूर्ण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो उसमें हम कहा कि पद परिचय, पद के जो है 8 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि हिंदी व्याकरण में जो शब्द होते हैं, क्योंकि देखिए शब्दों को ही पद कहा जाता है, तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द होते हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। इसीलिए यहाँ पर पद के 8 प्रकार होते हैं। हम कहते हैं कि पद के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो देखिए हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, समझ लिया था। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों का पद परिचय। तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको कि क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय किस तरह से देंगे। तो देखिए इसके लिए भी जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यदि आपको क्रिया विशेषण, देखिए सारे जो हमारे पद परिचय हैं उनके लिए आपको क्या करना है, उनके लिए आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद करना है। जैसे आपने याद करना है सबसे पहले, यदि आप संज्ञा शब्द का पद परिचय दे रहे हैं तो आपने संज्ञा के भेद याद करने हैं। फिर आपने देखना है, आपको लिंग पता होना चाहिए, यानी कि क्या होता है स्त्रीलिंग, क्या होता है पुल्लिंग, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। आपको कारकों की जानकारी होनी चाहिए। तो कारक भी हमारा एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है जिसको हमने यहाँ पर पहले अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जिसमें हमने कर्ता कारक को पढ़ा था, कर्म कारक को पढ़ा था, करण कारक को पढ़ा था, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबके अलग अलग यहाँ पर आपको विभक्ति चिन्ह बताए थे कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है। इस तरह से फिर हमने यहाँ पर संबंध की, क्रिया का अन्य शब्दों से संबंध, उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था और उसके बाद मैंने भी आपको 2 एग्जाम्पल अलग से यहाँ पर नोट करवाए थे। उसके बाद देखिए हमने सर्वनाम शब्दों का पद परिचय जाना, तो उसके लिए भी आपको भेद, देखिए जब तक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी ना तब तक आप यहाँ पर इसको नहीं समझ सकते, ये नहीं अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आपको पूरे के पूरे टॉपिक, यानी कि अगर आप सर्वनाम का पद परिचय देना है तो आपको सर्वनाम की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सर्वनाम होते क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके भी आपके 3 भेद होते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम यहाँ पर इसको एक और चीज में डिवाइड करते हैं, वो है पुरुष, यानी कि अगर मैं, तुम और वह, ये 3 शब्द हैं, मैं, तुम और वह, अगर ये 3 शब्द हैं तो ये तीनों शब्द कहते हैं एक बोलने वाले व्यक्ति के लिए, एक सुनने वाले व्यक्ति के लिए, एक अन्य तीसरे जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कहा कि इसमें 3 तरह के आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है। अब देखिए ये जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक है ना आपका पद, ये आपका जो है व्याकरण के सभी टॉपिक्स को कवर कर लेता है लगभग, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है इससे आपको व्याकरण का। और देखिए बाकी चीजें वही है, लिंग है, वचन है, कारक है, संबंध है और उसके बाद आपका पुरुष है।
ठीक है, एग्जाम्पल भी क्लियर कर दिए थे, विशेषण भी यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। विशेषण के भेद आपको याद करने होंगे, जैसे हमने कहा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए संख्यावाचक में भी ना दो भेद होते हैं, एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और आपका दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और एक यहाँ पर आपका परिमाणवाचक जो है, इसके भी दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, और एक आपका दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दो चीजें भी आपको क्लियर करनी है कि क्या होते हैं आपके ये निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये हमने यहाँ पर विशेषण के बारे में बताया, और उसके बाद देखिए विशेषण में जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक है आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हैं। क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन वो कहाँ पर लगते हैं? किसी भी संज्ञा शब्द के पहले लगकर, ठीक है। वो क्या करते हैं? संज्ञा शब्द के पहले लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, ठीक है। वह मेरा घर है, ठीक है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर जो शुरुआत में ही ये जो लग जाते हैं, ये अगर किसी संज्ञा शब्द के पहले लग जाए तो वो क्या होते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार भेद हमने विशेषणों के पढ़े थे। उसके बाद देखिए क्रिया। क्रिया के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, क्लास 9th के बच्चे हैं आप, और क्लास 10th में तो फिर ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये आपका एक जो टॉपिक आता है वाच्य, ठीक है। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये आपका एक अलग से पूरा टॉपिक है क्लास 10th में। तो क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत चीजें इससे आती हैं, वाच्य परिवर्तन आती है कि किस तरह से आपको वाच्य परिवर्तन आप करेंगे। तो वाच्य क्या होते हैं? वाच्य बताते हैं क्रिया का संबंध, ठीक है। वाच्य क्या करते हैं? क्रिया का संबंध बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वाच्य भी यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है, क्योंकि हम क्रिया का पद परिचय दे रहे हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी भी वाक्य में क्रिया शब्द का प्रयोग करोगे तो जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा कि वो कुछ व्याकरणिक नियमों से बन जाता है, यानी कि वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या होता है? संबंध होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कि वाच्य, तो जब क्रिया का संबंध कर्ता से होगा तो उसे कृतवाच्य कहेंगे। जब क्रिया का संबंध कर्ता से न होकर कर्म से होगा, वाक्य में आई हुए कर्म से होगा, तो वो कर्मवाच्य होगा। जब क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से ना ही कर्म से, केवल भाव से होगा, तो वो होगा भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पर वाच्य भी आपने बताना है, यानी कि आप जब पूर्ण व्याकरणिक परिचय देंगे क्रिया का, तो आप वहां पर बताएंगे कि ये, सबसे पहले आप बताएंगे कि ये क्रिया है, फिर आप बताएंगे कि ये कौन सी क्रिया है, क्रिया का भेद बताएंगे, फिर आप बताएंगे वाच्य, ठीक है। वाच्य बताएंगे, वाच्य में अगर आप देखेंगे कि ये आपके कर्ता पर डिपेंड है तो आप कृतवाच्य, आप कर्म पर डिपेंड है तो आप कर्मवाच्य। यदि कर्ता और कर्म के को छोड़कर एक वचन में है, पुल्लिंग में है, और तो वो हमेशा क्या होगा? भाववाच्य होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कहा लिंग बताना है और काल भी बताना है क्रिया में कि कब हुआ ये काम, काल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये बताना है। वचन जैसे मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर करना है, और वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध इसका क्लियर करना है, किसका? क्रिया का, ठीक है। तो जैसे अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं, ठीक है। और क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने यहाँ पर कहा था कि इसके भी आपको क्या करने होंगे? भेद बताने होंगे सबसे पहले। तो इसके भी यहाँ पर चार मुख्य भेद बताए गए हैं। अभी इनके भी और ढेर सारे अलग अलग भेद होते हैं, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो रीतिवाचक यानी कि क्रिया के होने की विधि या क्रिया के होने का तरीका, जहां पर हम कहते हैं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ
धीरे धीरे चलता है। तो जहां पर इस तरह के शब्द होंगे वो क्या होगा, रीतिवाचक, यानी कि वो विधि बता रहा है, तरीका बता रहा है किसी काम के करने या होने का। उसके बाद कालवाचक, जो समय का बोध कराए, सुबह शाम, ठीक है, या प्रतिदिन, ठीक है, तो वो है कालवाचक। स्थानवाचक, जैसे हमने कहा बाहर, अंदर, ठीक है, ऊपर, नीचे, तो ये सब क्या है, स्थानवाचक। परिमाणवाचक, यानी कि जहां पर मात्रा, कितनी मात्रा में, ठीक है, क्रिया जो है हुई है, तो वहां पर आपके 4 भेद ये हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे चुन्नू मुन्नू बाहर गए, ठीक है, मैं वहां जाकर जरूर मिलूंगा, तुम भी जल्दी आ जाना। तो देखिए वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ वहां ऊपर नीचे बाहर अंदर, ये सब क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। जरूर अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। उसके बाद जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले भेद, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद आपने ध्यान रखना है आपका काल, फिर लिंग, फिर वचन, फिर संबंध, ठीक है, ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है क्रिया विशेषण में। देखिए संबंध बोधक का पद परिचय, संबंध बोधक का पद परिचय मैंने लास्ट सेशन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर किया था कि संबंध बोधक शब्द होते क्या है, क्या करते हैं कि जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उनको संबंध बोधक या संबंधवाचक शब्द कहते हैं, ठीक है। तो उनके पद परिचय कैसे देंगे, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर भी क्या करना है, भेद ही क्लियर करना है। तो इसके बहुत सारे भेद होते हैं जो मैंने आपको नोट करवाए हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। कालवाचक, यानी कि जो काल का अर्थ होता है, जो समय के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्थान बोधक या स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताता है। दिशावाचक, जो दिशा के बारे में बताता है। कारणवाचक, जो कारण के बारे में बताता है। तुलनावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, समानतावाचक, विरोधवाचक और संबंधी शब्द। जैसे चोर से पहले, ठीक है, ऊपर, तो यहां पर भी आपका सेम ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऐसे शब्द जो क्या करते हैं, संबंध बताने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने कहा चोर से पहले पुलिस वहां आ गई, ठीक है। चोर से पहले क्या है आपका, संबंध बोधक शब्द है। और कैसा संबंध बोधक शब्द है, कालवाचक है। कैसा है, कालवाचक, ठीक है। चोर और पुलिस के बीच में क्या लिखा हुआ है, से पहले, तो संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन कैसा शब्द है, कालवाचक है। समय बता रहा है कि चोर से पहले ही पुलिस वहां आ गई, से पहले, के बाद, ठीक है। ये सब क्या है आपके कालवाचक संबंध बोधक शब्द है, ठीक है। उसके बाद है छत के ऊपर, छत के ऊपर कौन बैठा है, ठीक है। छत और कोई बैठा है, ये दोनों क्या है, संबंध बोधक शब्द हैं, लेकिन ये कैसा शब्द है आपका, संबंधी शब्द है, ठीक है। ये क्या है, संबंधी शब्द है कि छत के ऊपर तथा कौन, इसके बीच का ये संबंधी शब्द है, के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये, इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे, और जैसे मैंने खुद भी यहाँ पर आपको बताया था, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल, जैसे चाकू द्वारा या के द्वारा, ठीक है। चाकू के द्वारा फल काटो, चाकू के द्वारा फल काटो, के द्वारा, ठीक है। ये किसके बीच में संबंध बता रहा है, इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है, ठीक है। चाकू के द्वारा
एक तरह से फल काटो, तो फल और चाकू के बीच में संबंध बता रहे हैं, लेकिन कैसा संबंध है, संबंध कैसा है, संबंध कैसा है, साधन वाचक या साधन बोधक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि संबंध कैसा है, संबंध है साधन वाचक या साधन बोधक। ठीक है, तो ये क्लियर हमने किया यहाँ पर। और उसके बाद जो हमने टॉपिक आगे पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं। ठीक है, जो किसी भी जो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। कुछ योजक शब्द होते हैं जो इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, समुच्चय बोधक के भेद आपको पढ़ने यही है, आपको सारे ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, विषमयादि बोधक क्या होता है, उन सारे टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा समुच्चय बोधक का भेद, तो समुच्चय बोधक के जो भेद हैं वो है आपका संयोजन, विभाजक, विरोध, परिणाम स्वरूप आदि। ये क्या है, ये इनके भेद हैं। ठीक है, ये इनके भेद हैं किसके, समुच्चय बोधक के। कौन कौन से, संयोजन, विभाजक, विरोध, परिणाम स्वरूप। अब देखिए जो दूसरा है, वाक्य के जिन पदों को जोड़ता है योजित या शब्द या वाक्य। ठीक है, कोई मैंने कहा वाक्यांश भी हो सकता है और पूरा का पूरा वाक्य भी हो सकता है, जो क्या करता है, जोड़ने का काम करता है पदों को। जैसे राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है क्या, राकेश ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी। ठीक है, हमने अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले देखिए इसका आपको जैसे मैंने बताया कि इसके आपको भेद बताने हैं समुच्चय बोधक के। तो समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से, देखिए ये तो आपको यहाँ पर क्लियर किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं, जो समान स्तर के वाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान से समझिएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, देखिए समुच्चय बोधक के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं जो समान स्तर के वाक्यों को, वाक्यांशों को और शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। और व्याधिकरण जो होते हैं वो क्या करते हैं, उपवाक्यों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा और समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ये क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। राकेश ने खाना खाया तथा पढ़ने बैठ गया, ये इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, मिला रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये दो वाक्यों को मिला रहा है और ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। अगला है माँ ने कहा कि, माँ ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक जो आपका उपवाक्य होता है वो दूसरे उपवाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। तो यानी कि यहाँ पर एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो माँ ने कहा कि, क्या कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी। तो इन शब्दों को जो जोड़ता है उसे कहते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये क्या है आपका, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। और ये माँ ने कहा कि तथा वह खाना नहीं बनाएगी, इन दोनों वाक्यों को मिला रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा कि ये संयोजक होते हैं, विभाजक होते हैं, विरोध वाले होते हैं, परिणाम स्वरूप वाले होते हैं। तो इस टाइप का भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे निशा और ईशा,
जैसे निशा और ईशा साथ पढ़ती हैं। निशा और ईशा साथ पढ़ती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है निशा और ईशा। हम यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों की बात कर रहे हैं कि जो दो शब्दों, शब्दांशों, वाक्यों, वाक्यांशों को, जो शब्द दो वाक्यों, वाक्यांशों और शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि निशा और ईशा, निशा और ईशा साथ पढ़ते हैं। निशा और ईशा साथ पढ़ते हैं, तो और शब्द का प्रयोग किया है, और ये कैसा शब्द है, जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, संयोजक। कैसा शब्द है ये, संयोजक शब्द है। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। कैसा शब्द है, ईशा और निशा और ईशा साथ पढ़ती हैं। पहले तो हम लिखेंगे ये है संयोजन शब्द, और फिर ये है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, यानी कि पूरा एक ही नाम है ये, संयोजन समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा समुच्चय बोधक का पद परिचय। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला विस्मयादि बोधक। ठीक है, अगला है हमारा विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होता है, उसका हम पद परिचय यहां पर बताएंगे। तो विस्मय का अर्थ होता है हर्ष, शोक, विस्मय, संबोधन आदि। ठीक है, हर्ष, शोक, दुख, विस्मय, आश्चर्य, इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ये यहाँ पर भेद बताए गए हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए, अच्छा अब आराम से बैठो, अच्छा अब आराम से बैठो। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा शब्द का आपने पद परिचय देना है। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, विस्मयादि बोधक। दूसरा हम लिखेंगे स्वीकृति सूचक। ठीक है, और स्वीकृति का भाव दर्शाने वाला। जैसे अब कह दिया कि अच्छा अब आराम से बैठो। ठीक है, अगला है ओह तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया, ओह। ठीक है, कोई भी विस्मयादि बोधक शब्द जो होता है उसके बाद जो है इस तरह से विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तभी उसको विस्मयादि बोधक जो है कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ओह तुमने तो सारा खाना समाप्त कर दिया। तो इसका पद परिचय हम किस तरह से देंगे, विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे, और क्या कहेंगे, आश्चर्य और खेद को प्रकट करता है। कई बार ये आश्चर्य को प्रकट करता है और कई बार खेद को प्रकट करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो कमाल कर दिया। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, क्या है ये, यहाँ पर शब्द क्या है, विस्मयादि बोधक। किसका परिचय देना है आपने, वाह शब्द का। ठीक है, यही आपका क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द है, विस्मय को प्रकट करने वाला है, विस्मय सूचक आपका शब्द है, इसका आपने पद परिचय देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक सबसे पहले यही लिखेंगे। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। और विस्मयादि बोधक में भी कैसा, कौन सा भेद है, वाह।
यानी कि वाह हम कब बोलते हैं? जब हमारे अंदर क्या हो, क्या बताइए, आप बताइए, शोक होता है, विस्मय होता है, या संबोधन होता है, या क्या होता है? देखिए, जब हमारे अंदर हर्ष होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हर्षबोधक। खुशी दर्शाई जा रही है, क्या की जा रही है? खुशी दर्शाई जा रही है कि वाह, ठीक है, खुशी दर्शाई जा रही है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, किसी के काम से खुश होकर हम कह रहे हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि इसी तरह से अगर आपका कोई और शब्द होता है, जैसे मैंने कहा शोक, विस्मय, संबोधन, ठीक है, संबोधन में जैसे अरे, सुनो, तो ये क्या है? संबोधन सूचक है। ठीक है, और अगर आपका शोक से हाय, ठीक है, तो ये शब्द क्या है? आपके शोक से संबंधित है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विश्व आदि बोधक जो है उसका भी पद परिचय आपको क्लियर कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर अभी तक दे दिए हैं, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा जो हमारा टॉपिक है पद परिचय। अब देखिए, यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति प्रश्न कुछ दिए गए हैं, यानी कि आपने कितना सीखा, आपको कितना समझ में आया कि आप यहाँ पर कुछ शब्दों के पद परिचय स्वयं से दे सकें। ठीक है, तो पहला है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का पद परिचय दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर रेखांकित तो हुए नहीं है शब्द, लेकिन जैसे हमने कहा कि कुछ जो आपको पद परिचय देने हैं, तो अगर हम यहाँ पर कहें तो आप, जैसे हमने कहा कि पप्पू ने मेहनत की और वह 10वीं कक्षा में पास हो गया। ठीक है, इसका आप पद परिचय दे सकते हैं। ठीक है, अरे आप गांव से शहर आ गए। ठीक है, अरे आप गांव से शहर आ गए, मैं अगले माह तुम्हें जयपुर में मिलूंगा। क्या उसने परीक्षा नहीं दी? क्या उसने परीक्षा नहीं दी? यह घोड़ा मेरे भाई का है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हम सारी रात भटकते रहे, परंतु दीपक इसी घर में रहता है। ठीक है, मैं घर पहुंचा ही था कि बिजली चली गई। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया और सारी भीड़ बिखर पड़ी। तो देखिए, कुछ इस तरह के जो मैंने शब्द यहाँ पर आपके लिए सर्कल किए हैं, आप उनका पद परिचय दे सकते हैं, और एक तरह से आप बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह से आपने यहाँ पर इनको समझा है, किस तरह से आप यहाँ पर इनका पद परिचय दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न जो था, जैसे मैंने कहा कि उसमें तो आपने पद परिचय देना है, तो मैंने जो पद परिचय देने हैं उनको अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप उनको पढ़ें और फिर आप उनका पद परिचय दें। यहाँ पर लेकिन ये काम आपके अभी के लिए है कि यहाँ पर कुछ शब्द हैं और आपने उनका पद परिचय दिया हुआ है, और आपने सही पद परिचय पर यहाँ पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, राम मोहन का अच्छा दोस्त है। राम मोहन का अच्छा दोस्त है। 4 ऑप्शन दिए हैं, क, ख, ग, घ, और आपने देखिए यहाँ पर बताना है कि क्या इसका सही पद परिचय हो सकता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्मकारक। ठीक है, तो क्योंकि अच्छा शब्द क्या है? राम मोहन का अच्छा दोस्त है, तो अच्छा शब्द विशेषण है, इसीलिए संज्ञा तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। ठीक है, संज्ञा तो ये है नहीं, क्योंकि संज्ञा अगर होता तो वहां पर हम कहते राम मोहन। ठीक है, तो लेकिन ये क्या शब्द है? अच्छा शब्द है, यानी कि ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए ये आपका संज्ञा शब्द तो है नहीं, ये विशेषण शब्द है। दूसरा आपको दिया है गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, दोस्त का विशेष्य। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन आपको दिया है संख्यावाचक विशेषण, राम मोहन का अच्छा दोस्त है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द प्रयोग किया है, ना कि कोई नंबर दिए हैं, तो संख्यावाचक तो ये है ही नहीं। संख्यावाचक क्या होता है? संख्या यानी कि नंबर्स को बताने वाला। ठीक है, अगला है परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, राम का विशेष्य। देखिए, दोस्त की विशेषता बताई है तो राम का विशेष्य तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आपके ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं और आपका सही ऑप्शन है ख। कैसे? क्योंकि हमने कहा था कि जब भी गुणवाचक विशेषण क्या होता है, या जैसे विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के भेदों में जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार, स्वभाव आदि का जो बोध कराता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हमने कहा कि राम मोहन का अच्छा दोस्त है, तो अच्छा यानी कि उसके अंदर क्या है, अच्छाई का गुण है, इसीलिए वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, केवल एक ही शब्द लिखा है अच्छा, अच्छे नहीं लिखा है, इसीलिए एक वचन है। अच्छी नहीं लिखा है, इसीलिए पुल्लिंग शब्द है। अच्छा, अच्छा शब्द क्या है, पुल्लिंग है। और किसका विशेष्य है, दोस्त का, दोस्त की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेष्य शब्द क्या है, दोस्त है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, जो विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इनमें जो आपका सही जो उत्तर है वो है आपका ख, यानी कि ये गुणवाचक विशेषण है और एक वचन है, पुल्लिंग है और दोस्त का विशेष्य है। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद आता है सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। सोहन 8वीं कक्षा का, सोहन 8वीं कक्षा का छात्र है। देखिए, फिर से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें भी आपको 8वीं, आप देख सकते हैं जिसको अलग से लिखा गया है, यहाँ पर 8वीं कक्षा का छात्र है, उसका पद परिचय देना है। तो गुणवाचक विशेषण, ठीक है, स्त्रीलिंग, एक वचन, क्रम सूचक, गलत। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है आपका और यहाँ पर गुणवाचक विशेषण बताया गया है, तो गुणवाचक विशेषण मैंने आपको यहाँ पर नहीं कहा। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और सोहन का विशेष्य। ठीक है, क्रम सूचक, संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग और एक वचन। अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग। तो कुछ ऑप्शंस तो बिल्कुल ही आपको पहले ही पता चल जाते हैं कि जहां पर बिल्कुल कुछ भी मैच नहीं करता वो आपका गलत होता है। जैसे हमने ये पहले ही कह दिया, गुणवाचक विशेषण नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, ठीक है, और परिमाणवाचक भी नहीं होता क्योंकि परिमाण में आपको मात्रा का बोध कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन है क्रम सूचक। ठीक है, इसका आपका सही ऑप्शन है क्रम सूचक। ठीक है, नंबर बता रहा है, क्रम बता रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जब ऐसे आता है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, तो ये क्या है, क्रम बता रहा है, नंबर्स के क्रम को बता रहा है। ठीक है, तो 8वीं कक्षा का छात्र है, क्रम सूचक। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण नंबर है, नंबर्स के बारे में बता रहा है। 8वीं एक स्त्रीलिंग शब्द है, 8वीं, ठीक है, ये स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है। ठीक है, क्या है, एक वचन है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है। इस तरह से देखिए, आपने यहाँ पर देखा कि हमने सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी क्लियर कर लिया है। अब इसी तरह से आपके लिए यहाँ पर जो मैंने होमवर्क में दिया है ये आपने करना है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि पप्पू ने मेहनत की और 10वीं में पास हो गया। पप्पू ने मेहनत की और 10वीं में पास हो गया, तो ये किस तरह का शब्द है, समुच्चय बोधक शब्द है। और समुच्चय बोधक शब्द के बारे में हमने देखे यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जैसे हमने कहा राकेश ने खाना खाया
और पढ़ने बैठ गया। तो ये क्या करते हैं, शब्दांशों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर बताएंगे कि ये क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। और कैसा समुच्चय बोधक शब्द है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। क्यों है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, क्योंकि पप्पू ने मेहनत की और वह 10वीं कक्षा में पास हो गया। ठीक है, मैं अगले माह तुम्हें जयपुर में मिलूंगा। ठीक है, जयपुर में मिलूंगा, जयपुर, जयपुर शब्द का जब आप पद परिचय देंगे तो आप क्या करेंगे, जयपुर शब्द का आप जब पद परिचय देंगे तो आप लिखेंगे, ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पहले आप लिखेंगे संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, फिर आप लिखेंगे एकवचन है, फिर आप लिखेंगे पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्लियर करेंगे। क्या उसने परीक्षा नहीं दी, क्या उसने परीक्षा नहीं दी, तो क्या शब्द है, तो क्या यहाँ पर सबसे पहले विस्मय सूचक है। देखिए हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि विस्मय सूचक, जैसे हमने कहा हर्ष, शोक, विस्मय, संबोधन आदि का बोध इसमें होता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि इसमें क्या कहा, क्या उसने परीक्षा नहीं दी, तो सबसे पहले विस्मय सूचक है, लेकिन कैसा विस्मय सूचक है, ये विस्मय सूचक शब्द है कि आप उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या उसने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, तो इसमें आप इस तरह से लिखेंगे और उसके बाकी चीजों के भेदों को लिखेंगे। यह घोड़ा मेरे भाई का है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता। जो इसलिए शब्द है ये भी आपका क्या है, ये भी आपका, जैसे हमने कहा कि माता ने कहा कि आज वह खाना नहीं बनाएंगी, तो ये जो आपका शब्द है ये आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके भेदों को लिखेंगे। श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। श्री राम को आपका पद परिचय यदि आप देंगे तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसमें, श्री राम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, और बाकी इसका वाक्य के साथ जो है संबंध है। ठीक है, हम सारी रात भटके परंतु कहीं ठिकाना नहीं मिला, किंतु, परंतु। ठीक है, ये क्या है, विरोधवाचक। कैसा, हम सारी रात भटके परंतु कहीं ठिकाना नहीं मिला। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया ना कि किस 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 तरह के होते हैं, संयोजक होते हैं, विभाजक होते हैं, विरोध वाले होते हैं, परिणाम स्वरूप वाले होते हैं आदि। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा ये क्या है, ये आपका समुच्चय बोधक शब्द ही है, लेकिन दूसरे टाइप का। तो इस तरह से आप इसको क्लियर करें। और जैसे दीपक इसी घर में रहता है, दीपक का पद परिचय आप दे सकते हैं। घर में पहुंचा ही था कि बिजली चली गई, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, उसके बाद कार्यपालक रजिस्ट्रेट ने आदेश दिया और सारी भीड़ बिखर गई। तो इस तरह से इसमें जो आपको अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं उनको जरा सा घर पर पढ़ें, एक बार समझें, और कोई भी डाउट होता है पद परिचय से संबंधित तो उसको भी आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तो हमारा ये जो टॉपिक है और हमारा जो आज का सेशन, वो दोनों ही यहाँ पर समाप्त होते हैं। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।